गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूनिट थर्ड यूनिट सेकंड है, उसमें अंदर है ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ में ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी, मोस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी। एक उसके बाद में आती है ये मोस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, देखो सबसे पहले कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशन का यूज है वो किया जाता है। जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें आईआर रीजन की रेडिएशन का यूज करेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव या एनएमआर रीजन की रेडिएशन का यूज करते हैं। उसी प्रकार से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूवी और विजिबल रीजन की जो रेडिएशन है उसका यूज करके स्पेक्ट्रा वगैरह बनाते हैं। अब इसमें मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी वो भी पढ़ ली थी, उसके अंदर गामा रेडिएशन का यूज किया था हमने। अब ये बात आ रही है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें कौन सी रेडिएशन यूज होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन की लिए बात आती है। इसमें ये एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें किसी भी रीजन की रेडिएशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट इसका यही लिखो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये केवल द्रव्यमान या मास होता है किसी भी एटम का, आयन का, उसी के बेस पे ये हम उसमें क्या करते हैं, उस एटम की या उस मॉलिक्यूल या आयन की स्टडी करते हैं केवल उसके मास के बेस पे। इस कारण से इसका नाम रखा गया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें किसी भी प्रकार के रेडिएशन का यूज है वो नहीं होता। तो फर्स्ट इसमें यही पॉइंट लिखे आप कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन का यूज है वो नहीं होता है, किसी भी प्रकार के रेडिएशन का यूज है वो नहीं होता है। सेकेंड लाइन्स में ये आता है इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि मास जैसे जैसे होता है कुछ मॉलिक्यूल्स है वो आईआर एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, एनएमआर एक्टिव, एनएमआर इनएक्टिव, क्यों बोलते हैं उसको, वैसे ही कुछ इसमें भी आता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन सी सबस्टेंस है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव रहेंगे और कौन से वाले इनएक्टिव रहेंगे। तो एक्टिव वालों की बात आती है तो इसमें हम बोलते हैं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें केवल आयंस को डिटेक्ट करते हैं। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके अंदर कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल नॉट डिटेक्टेड, कोई डिटेक्ट नहीं करते, इसके अंदर ना इनका स्पेक्ट्रा बनता है। इसका मतलब ये मास क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, मास इनएक्टिव होते हैं। ओनली आयंस, आयंस में केटाइंस भी आ जाते हैं और आयंस में एनायंस भी आते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ओनली एनायंस, एनायंस में आपका केटाइंस भी आता है और एनायंस में आपका ओनली आयंस आएगा यहाँ पे। Cations, anions, only anions are detected by मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल और केवल जो आयंस होते हैं केटाइंस और एनायंस वो ही डिटेक्ट किए जाते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में से डिटेक्ट नहीं किए जाते। इस कारण से ये क्या होते हैं, मास इनएक्टिव होते हैं। और यहाँ पे आप फर्स्ट में लिखे नो रेडिएशन यूज, किसी प्रकार की रेडिएशन का यूज है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं किया जाता है। अब इसमें आती है बात, मास पे डिपेंड करती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे अपने पास कोई भी पदों है, एक को हम बोले M1, एक को बोले M2, यहाँ से इनका सेपरेशन कर रहे हैं हम, यहाँ से इन दोनों को गिराते हैं तो कौन सा वाला, तो इसमें आता है जो ज्यादा मास वाला है वो यहाँ आएगा, कम मास वाला वो यहाँ आएगा, ऐसे चलेगी आगे। तो हम क्या बताएंगे इसमें कि कौन से का मास ज्यादा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे M1 ग्रेटर देन M2। तो ज्यादा मास वाला है वो इसके पास यहाँ गिरेगा, कम मास वाला आगे। तो मास के बेस पे क्या करना होता है, सेपरेशन करना होता है। तो इसको देख के हम यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि M1 इज ग्रेटर देन M2। आगे समझे। अब इस पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो रिफ्लेक्शन वगैरह होते हैं वो सब किसके आयंस बनाएंगे। तो आयंस किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कैसे बनते हैं, तो आयंस बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इसको आयोनाइज करते हैं, सेपरेशन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ स्टेप होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वो लिखते हैं स्टेप किस प्रकार से, कि किसी भी आयंस को हम किस प्रकार से डिटेक्ट करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, वो यहाँ पे देखेंगे। देखें इसके अंदर पहले एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स किस में जाएगा, गैस स्टेट में आता है। फिर गैस स्टेट में आने के बाद हम उसका क्या करते हैं, आयोनाइजेशन। क्योंकि जब बीएससी फर्स्ट ईयर में हम आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं तो वहां पे यही पढ़ते हैं कि किसी गैसेज मॉलिक्यूल है उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हम निकालते कहाँ से, इलेक्ट्रॉन, गैसेज मॉलिक्यूल से निकालते हैं। तो
पहले एक नॉर्मल मॉलिक्यूल्स को गैस मॉलिक्यूल में चेंज करना पड़ता है, उसके बाद उसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो इसके लिए जो आएगा उसमें सबसे पहले क्या है, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल है, इसमें से हम क्या करेंगे, उसको पहले गैसीय स्टेट में लाएंगे, गैसीय स्टेट में इस प्रकार से लाया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या करेंगे, आयोनाइजेशन करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, तो इस प्रकार से ये आयंस में चेंज हो गया, रहेगा एक गैसीय कीटाइन ही, लेकिन ये इसका आई का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको आयोनाइज किया हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इसको हमने दे दी, तो इस प्रकार से ये केटाइंस में चेंज हो गए। फिर उसका क्या फ्रेगमेंटेशन करना है, अब उसमें केटाइंस में भी कई फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है, उन सभी को क्या करना है, आपको अलग अलग करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन करने के बाद उनका करना है एसिलेशन करना है, उसके बाद में इनका क्या करना है, डिफ्लेक्शन करना है। इतना सब करने के बाद में लास्ट में क्या बनती है, अपनी मास स्पेक्ट्रम है वो बनता है, ठीक है। मास सेपरेशन करेंगे डिफ्लेक्शन के बाद में, फिर डिटेक्शन कर देंगे डिटेक्टर से, जो कि सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेम है। मास सेपरेशन का वही मतलब है कि एक जैसे मास वाले को अलग करना है, फिर डिफरेंट मास वाले को डिफरेंट डिफरेंट बताना है अपने को। मास सेपरेशन करने के बाद में क्या होता है, डिटेक्शन करना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की। सबसे पहले इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, उसको हम गैस फॉर्म में चेंज करते हैं, ये हो सकता है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में, जिसमें भी हो गैस फॉर्म में लाएंगे। फिर इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, जिससे कि इसके वैलेंस शेल में से 1 2 या 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो बाहर निकलेंगे, केटाइन बन गया। यहाँ पे आयन बनना चाहिए, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसका केटाइन बना दिया। फिर इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करेंगे, मतलब कि इतने मास वाले के इतने मॉलिक्यूल है, इतने मास वाले के इतने मॉलिक्यूल है। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद में उसमें क्या करेंगे, एसिलेशन करेंगे, फिर उसमें डिफ्लेक्शन करेंगे। डिफ्लेक्शन के बाद में क्या होता है, उसका मास सेपरेशन के, अलग अलग मास वाले अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद में उसको क्या करना, डिटेक्शन करना है। डिटेक्शन करने के बाद में क्या बनता है, उसका मास स्पेक्ट्रा है वो बनता है। ये रहेगी इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आप, अब डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ये रेशियो होता है एम अपॉन जेड का रेशियो। जो डिफ्लेक्शन होता है या रिफ्लेक्शन गोल है वो किस पे डिपेंड करते हैं, एम अपॉन में जेड के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो माना जाएगा। देखिए इसके अंदर एम अपॉन में जेड ये रेशियो है, जो कि डिफ्लेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इसमें एम क्या है और जेड क्या है, तो एम तो क्या होता है यहाँ पे मास नंबर, और जेड यहाँ पे होता है चार्ज, क्योंकि हमने बोला केटाइंस का डिटेक्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, चार्ज। तो जेड क्या हो जाएगा, उसका चार्ज नंबर, और एम हो जाएगा इसके अंदर चार्ज। जब केटाइन होगा तो प्लस में आ जाएगा, एनाइन होगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। एम अपॉन में जेड, और ये किसका हो जाएगा, डिफ्लेक्शन, ये वाला रेशियो ये याद रखना, इसके बेस पे ही न्यूमेरिकल्स है इसमें सोल्व होंगे। एम अपॉन में जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के। देखिए इसमें क्वेश्चन वगैरह करते हैं इस वाले बेस पे। अभी बोल रहा है कि एम अपॉन में जेड वाला जो है ये बोला ये मिनिमम होता है, ये पूरी वैल्यू मिनिमम है मान लीजिए, तो वहां पे डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ये मिनिमम है तो डिफ्लेक्शन इस पूरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये मिनिमम है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इस वाले के बेस पे ही करना है। क्वेश्चन रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफ्लेक्टेड मैक्सिमम इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब आपके 3 4 बताती हूँ मैं, वो लिखना।
हैश बता रहा है ये 16 O2 पॉजिटिव, इसका दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं 16 वाले। बी में बता रहा है एक ऑप्शन 18 वाला है और एक ऑप्शन इसमें क्या है 16 वाला है, और 18 वाले पे क्या है पॉजिटिव चार्ज बता रहा है। सी ऑप्शन में आएगा इसके अंदर दोनों ही क्या है 16 के और +2 चार्ज है। डी में बता रहा है दोनों ही 18 O2 है, आइसोटोप है ना, आइसोटोप होते हैं ऑप्शन के, एक तो 16 है मास नंबर, दूसरे का क्या है 18 है, इस पे +2 चार्ज। अब इसका निकालना आपको, ठीक है, M/Z का रेशियो निकाल के तो निकलेगा ना ये वाला मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला देखना। तो देखो इसका आंसर इस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इसका निकालते हैं, M कितना है इसका 2 है ना, तो 16 + 16 कितना हो गया 16 + 16 यहाँ पे मिला करके हो गया 32। जेड कितना होगा चार्ज देखो एक ही है +1 मानेंगे, तो M/Z की वैल्यू कितनी आ गई 32/1, तो M/Z यहाँ पे क्या आ गया 32 आ गया। फर्स्ट हो गया सोल्व। सेकंड में हम M निकालें तो M इसका 18 है, इसका ये ऊपर लिखा हुआ ये मास नंबर है, तो 18 प्लस में 16 कितना आ गया 34, और Z कितना है इसके ऊपर, इससे इस पे चार्ज है +1, इस पे तो न्यूट्रल है, तो M/Z कितना आ गया 34/1, तो M/Z आ गया यहाँ पे 34। तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ये आपको M/Z की वैल्यू निकाल के सोल्व करना है। इसके लिए M की वैल्यू देखते हैं, तो दोनों ही क्या है ऑप्शन 16 वाले हैं, तो 16 प्लस में 16 कितना आ गया 32। अब Z कितना है चार्ज देखो +2 का है, +2 चार्ज है यहाँ पे, Z है वो चार्ज होता है M/Z 32/2, तो M/Z कितना आ गया 16 आ गया। 3 का निकल गया। अब इसका निकालते हैं, M इज दोनों ही ऑप्शन इस बार आइसोटोप 18 के हैं, तो इसमें आता है 18 + 18 = 36, और Z क्या है यहाँ पे चार्ज +2 है, तो M/Z कितना आ जाएगा 36/2, M/Z कितना आ गया 18 को 2 से मल्टीप्लाइंग 36। ये आगे चारों की वैल्यू ये बताना इसमें से मैक्सिमम, एक तो मैक्सिमम वाला बता दो एक मिनिमम वाला, दो बता दो इसमें मैक्सिमम, और साथ में एक निकाल लो आपकी मिनिमम का निकाल, दोनों क्वेश्चन एक में हो जाएंगे। तो फॉर्मूला कौन सा काम करेगा जो अभी लिखा है, तो फॉर्मूला वो वाला रहेगा कि M/Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन। पहले बात करें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो तो उसके लिए M/Z क्या रहेगा मिनिमम, M/Z मिनिमम सबसे कम यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है मैक्सिमम, जहाँ पे M/Z मिनिमम हो वहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, और जहाँ पे ये मैक्सिमम होता है सॉरी जहाँ पे ये वाला मिनिमम होता है वहां पे डिफ्लेक्शन क्या होता है, सॉरी कर ही लिया हमने, ये मैक्सिमम होगा वहां डिफ्लेक्शन क्या होगा मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ है, मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम डिफ्लेक्शन वहां होगा जहां मैक्सिमम क्या है M/Z है। मैक्सिमम कहाँ पे इस वाले में, तो यहाँ पे क्या होता है आपके मिनिमम डिफ्लेक्शन है वो, इस प्रकार से आपको सोल्व करने दोगे फर्स्ट क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन आते हैं जिनको M/Z से निकालते हैं, M मास नंबर रहेगा और Z यहाँ पे क्या रहेगा चार्ज रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में, उसके बाद में देखिए स्पेक्ट्रा वगैरह सब इसमें कैसे बनता है, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो इंटेंसिटी रेशियो और M/Z रेशियो है इसके बीच में बनता है। ठीक है, देखिए आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से। इस साइड में आपको लिखना है इंटेंसिटी रेशियो, इंटेंसिटी रेशियो, और इस साइड में लिखना है आपको M/Z, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पीक आते हैं इसके अंदर,
कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिखी होती है, कुछ छोटी छोटी पी की दोनों साइड से आती है यहाँ पे। एक ऐसे आगे, मतलब ये बाद में करेंगे, हमने ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। अब हम निकाले एक मॉलिक्यूल से, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, क्योंकि वो अवोगाद्रो नंबर से निकालते हैं इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हम बोलेंगे इसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स इसके इक्वल मिलेंगे इसमें। तो अब इसमें ये बात आती है कि इसका हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन किया, तो ये चेंज हो गया एम पॉजिटिव। मान लीजिए कि इसके यहाँ पे 10,000 मॉलिक्यूल्स थे एम पॉजिटिव, तो इसने जब इसका आयनाइजेशन किया, तो आयनाइजेशन करने के बाद में इसके सारे के सारे जो 10,000 मॉलिक्यूल है वो इसमें आयनाइज नहीं हुए। 10,000 में से 9,000 मॉलिक्यूल्स इसको एनर्जी देने पर अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आयोनाइज हो गए, इस फॉर्म में आ गए। कितने बच गए पीछे, 1000 बच गए। 1000 मॉलिक्यूल्स है वो इसी प्रकार से इसी फॉर्म में रह जाएंगी। 9,000 ऐसी फॉर्म में आ जाएंगे, आयोनाइज होकर के केटाइन बना लेंगे। बचे हुए जो 1000 है वो सेम इसी फॉर्म में यहाँ पे रह जाएंगे, और ऐसी कंडीशन ये बनती है वैक्यूम में चले जाते हैं। अब ये 9,000 जो बच गए इनका यहाँ पे आगे चल के क्या होगा, हमने बोला था आयोनाइजेशन के बाद में फ्रेगमेंटेशन होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इनका हम क्या करें, फ्रेगमेंटेशन करें। अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग वेट वाले हैं, अलग अलग मास नंबर वाले हैं, उनको अलग अलग कर लेंगे। फ्रेगमेंटेशन हम इस प्रकार से कर रहे हैं, मतलब कि F प्लस F1 F2 F3 F4 F4 और ये F5, और लास्ट में एक हम बना लेते हैं यहाँ पे मास नंबर ऐसा। ये बोला कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स तो इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन हो गया, अलग अलग फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो इसलिए F से लिख दिया। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इस फॉर्म में आगे बच गया एक, वो जैसे इसमें से 9,000 यहाँ के 1000 यहाँ बच गए, तो वैसे इसमें से इनका फ्रेगमेंटेशन होने के बाद में कुछ इस फॉर्म में भी रह जाएंगे, उनको एज इट इज हम ऐसा कैसा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी यहाँ पे हम संख्या लिखते हैं कि कितने कितने यहाँ पे हम बोलेंगे। इनकी यहाँ पे आई थी 50, 100, 150, 200, 250 और इसको हम मान लेते हैं 300। इस प्रकार से हमने इसकी लिख दी यहाँ पे मास लिख दिया। ये इन सबका मास नंबर, तो अलग अलग मास वाले अलग अलग, जैसे जितने भी इसमें जो आयन कैटायंस थे जिनका मास नंबर ये था उन सभी को इस फ्रेगमेंट में रख दिया, जिनका मास नंबर 100 था उनको इसमें रख दिया, 150 वाला को यहाँ, 200 वाला को यहाँ, इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे इसमें, इसको आप इसको 250 तो कर लो, थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, 225 और इसको आप कर लो 250 तक। ये इनका मास लिखा है हमने, नंबर इनकी संख्या हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इनके नंबर रहेंगे यहाँ पे, इसका था मतलब 9,000 में से काउंट करें इसको, इसका रहेगा 5,000 और इसका मानेंगे हम 1000, आगे वाले का 2,000, 3,000, 2,000, 3,000 और ये बच गया यहाँ पे 1000। ये जो नीचे लिखा है ना वो इनकी संख्या है कि इस द्रव्यमान वाले, इस मास वाले इसमें से इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने कैटाइंस हैं, इस मास वाले 5,000 कैटाइंस हैं, इस वाले ये हैं, इस वाले ये हैं, इस वाले ये हैं, इस वाले ये रहेंगे। इनको आप टोटल ऐड करोगे तो शायद इतना ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें हमने ये अपनी तरीके से इसमें क्या लिख दिया, संख्या यहाँ पे हमने ऐड कर दी, तो 1500, 5,000 है, 10, 2, 3 और 10। सिर्फ हमने सिर्फ ऐसे अनुमान लगाया, ये फिक्स वैल्यू नहीं लिखी यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में, उसको हम 100% मानते हैं। इन सभी में से इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, 3000 है। जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। ऐसे मान के चलते हैं जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं कितने इसमें कि आपके 50 नंबर का टेस्ट हुआ, टेस्ट में से एक बच्चे के 30 नंबर आए, बाकी सभी के 30 में से कम आए, तो मैक्सिमम कितना है 30। तो हम ये मान के चलेंगे जिसके 30 आए उसे तो 100% आ गए, ये मान के चलेंगे जिसके 30 आए वो 100%। तो इसमें से जो नंबर है वो जो सबसे ज्यादा नंबर है उसको हम 100% मान चलते हैं। अब किसी बच्चे के आगे 20 नंबर, तो इसका हम परसेंटेज निकालें तो इसके रिलेटिव में निकालेंगे कि 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 100।
उसी प्रकार से हम ये जो मॉलिक्यूल्स का नंबर आया है उसमें से जब सबसे अधिक नंबर वाले मॉलिक्यूल्स को हम 100% मान के उसके रिलेटिव में जो अदर फ्रेगमेंटेशन वालों का जो नंबर आया है उसका क्या करते हैं, परसेंटेज यहाँ पे हम निकालते हैं। परसेंटेज हम इसको बेस मान के निकालें तो इसका परसेंटेज कितना निकालेंगे हम, डिवाइडेड बाय नेचुरल, ये कितना मिलेगा नेचुरल प्रकृति में इसके जब फ्रेगमेंटेशन होने के बाद, डिवाइडेड बाय 3000। इसको मान के चलना 10,000 मत लिखना यहाँ पे, इनटू में ये इसको मान के चलेंगे तो इतना आएगा इसमें 3000। इसमें थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे 5 वाला 500 नहीं आएगा क्या, इनटू में 500 है ये, तो फिर तो इसको ही मान लेते ना। फिर तो ये टोटल करंट इसमें 10 3 3 3 9 9 और 6 7 8 और ये 9, मतलब इन सभी ये नंबर है वो सारे मिलाकर के यहाँ तक के 900 होने चाहिए। 50 है भाई, सॉरी 500 है, 5000 नहीं है। इनटू में 100, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 300, सॉरी 3000 डिवाइडेड बाई इंटू 100 और 2000 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100, यहाँ पे 3000 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100। यहाँ तक हम इसको मान के चलते हैं। देखो इसमें क्या आएगा, इसको कट करो आप, 3 को काटेंगे तो कितना आएगा 50%, इसको काटो 16 पॉइंट में 33 ऐसे आ जाएगा परसेंटेज में। इसका कैसे आएगा, 100 कैसे कर दिया मैंने, ये यहाँ से कट गया कितना आएगा, ये 339 और 339 33 ये आ जाएगा परसेंटेज में। ये आएगा यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, कुछ भी इसमें 15 परसेंटेज में। ये आएगा यहाँ पे 100%। जो 100% आता है ना उसकी पिक यहाँ पे F1 F2 F3 F4 F5, ये वाला जो है इसकी पीक यहाँ पे क्या आएगी, सबसे हाईएस्ट आएगी, ये वाला होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस पीक के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसकी पीक यहाँ पे हाईएस्ट आती है तो हाईएस्ट पीक इस फ्रेगमेंटेशन की आएगी, क्योंकि ये 100% अवेलेबल है, 100% है इसकी नेचुरल अपडेंस, इस कारण से इसकी पीक ऐसी आती है। और जो मास स्पेक्ट्रम में जो पीक ऐसे सबसे लंबी बनती है, जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है उसकी पीक सबसे लंबी बनती है, और उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेस पीक के नाम से उसे यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें, और जिसमें मोलिकुलर मास है वो हाईएस्ट होता है, वो वाली पीक कौन सी होती है, मोलिकुलर पीक होती है। मास हाईयर कौन सा है, इसका ये इसमें हाईएस्ट मास, इसकी जो पीक बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर पीक है। यहाँ पे बोले 250 वाले की बनती है वैसे, ये वाला हाईएस्ट ये वाला है, ये नहीं है, ये वाला, ठीक है। ये भी कैटायंस है, इसकी भी पीक बनेगी, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसकी पीक बन रही है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर पीक बोलेंगे, ये रहेगी मोलिकुलर पीक। अब ये बोल रहा है मोलिकुलर पीक कौन सी है और बेस पीक कौन सी, तो एक साइड में लिख लिया हम इसको, मोलिकुलर पीक और बेस पीक को यहाँ पे लिख देते हैं। ये बोला जिसका इंटेंसिटी हाइयर होती है, इंटेंसिटी हाई होती है, वो पीक होती है बेस पीक, वो रहती है बेस पीक। इंटेंसिटी हाइयर, हाइयर इंटेंसिटी इस वाले की 100% है, तो हाइयर इंटेंसिटी वाले पीक बेस पीक कहलाती है, और हाइयर मास वाली पीक है वो क्या कहलाती है, मोलिकुलर पीक। हाइयर मास सबसे ज्यादा द्रव्यमान मास इसका है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे हाइयर मास, जिसका मास या द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है वो पीक कौन सी होती है, मोलिकुलर पीक है वो बोली जाती है। टू टाइप की पीक बनेगी स्पेक्ट्रा में, एक रहेगी बेस पीक जिसकी इंटेंसिटी हाइयर है,
दूसरी रहेगी मोलिकुलर पीक जिसका मास या द्रव्यमान क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। उसके बाद में आता है कि आप एक नोट लगा के लिखिए इसके अंदर कि कुछ कैटायंस ऐसे भी होते हैं जिनकी बेस पीक और मोलिकुलर पीक एक ही होती है, सेम होती है। एक होने का मतलब क्या होता है इसके अंदर, मतलब ये होता है, देखो मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी 100% थी तो ये क्या बना रहा था, बेस पीक बना रहा था। अब ये मान लो इसका मास भी सबसे ज्यादा इसी का है, तो यही फ्रेगमेंटेशन है, यही जो फ्रेगमेंट है वो क्या करेगा, मोलिकुलर पीक बनाएगा। इसकी इंटेंसिटी हाइयर है तो ये भी यहाँ पे क्या बनाता है, बेस पीक है वो बनाएगा। यहाँ पे देखिए इसके अंदर अब इसका यदि मास ज्यादा होता तो यही इंटेंसिटी तो है 100%, तो ये बेस पीक इसकी बन रही है। मास भी इसी का ज्यादा होता तो मोलिकुलर पीक भी इसी की बनती। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट लगा के लिखेंगे, नोट में आप लिखेंगे बेस पीक एंड मोलिकुलर पीक, दोनों ही पीक जब एक ही फ्रेगमेंट बनाते हैं, यहां पे लिखा था इफ बेस पीक एंड मोलिकुलर पीक आर फॉर्म्ड बाय वन फ्रेगमेंट, एक ही फ्रेगमेंट है उसी की मोलिकुलर पीक उसी की बेस पीक बन रही है, देन मोस्ट स्टेबल, तो कोई भी केटाइन मोस्ट स्टेबल हो उसके लिए कंडीशन नेसेसरी ये रहेगी कि वही केटाइन, कई सारे मैंने कोई भी केटाइन मोस्ट स्टेबल हो इसके लिए नेसेसरी है कि वो केटाइन ही क्या करे, बेस पीक बनाए, यानी उसकी इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। तो केटाइन ही मोलिकुलर पीक बनाए यानी उसकी मास भी करना चाहिए हाइयर। तो किसी केटाइन में ऐसा पाया जाता हो कि उसका मास नंबर भी हाइयर है, उसकी इंटेंसिटी भी हाइयर है, तो वो केटाइंस क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, ये रहेगा इसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम है वो बनाते हैं। आज के लिए इतना ही।